दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विधानसभा के बारे में। तो यहाँ सबसे पहले आपको मैं ये बता दूँ कि जो विधानसभा होती है वो राज्यों में होती है, जैसे राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। तो यहाँ हर राज्य के एक विधानमंडल में एक राज्यपाल और एक विधानसभा का होना जरूरी है। लेकिन विधान परिषद को बनाना या ना बनाना उस राज्य के विधानमंडल पर निर्भर करता है। यानी कि हर राज्य की विधानमंडल राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर बनी है। लेकिन हर राज्य में विधान परिषद नहीं है, बस कुछ ही राज्यों में है। तो यहाँ विधानमंडल के 3 अंग होते हैं, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। और विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। यानी इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है विधानमंडल। विधानसभा को निचला सदन या फिर निम्न सदन के नाम से जाना जाता है और विधान परिषद को उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। तो अब आपके ये समझ में आ गया होगा कि संविधान के अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल का होना जरूरी है, जो राज्यपाल और 2 सदनों से मिलकर बनती है। तो यहाँ जिस राज्य में विधानमंडल के 2 सदन हैं, वहाँ एक का नाम विधान परिषद और दूसरा का नाम विधानसभा होगा। तो यहाँ विधान परिषद का मतलब उच्च सदन है, जबकि विधानसभा निम्न सदन यानी पहला सदन होता है। विधानसभा या वैधानिक सभा, जिसे भारत के अलग अलग राज्यों में निचला सदन या सोल हाउस भी कहा जाता है। तो यहाँ पर विधानसभा को जानने के लिए हमें कुछ अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स के बारे में मालूम होना चाहिए। जैसे विधानमंडल जो है उसका वर्णन आर्टिकल 168 में किया गया है। वैसे ही विधान परिषद का गठन अवसाद संबंधी बातें आर्टिकल 169 में की गई है, यानी कि 169 में। और इसी तरह जो विधानसभा है उसकी जो संरचना, उसका जो गठन का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 170 में किया गया है। तो यहाँ पर आर्टिकल 170 में विधानसभा का वर्णन किया गया है। तो हम यहाँ पर विधानसभा के बारे में बात करेंगे। तो ये जो विधानसभा है, ये जो निम्न सदन है, ये अस्थायी होता है। इसे कभी भी भंग किया जा सकता है। ये एक तरह से लोकप्रिय सदन होता है, क्योंकि इसके जो सदस्य होते हैं वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं और इसीलिए हम लोग इसे बहुमत का सदन या फिर जनता का सदन भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं विधानसभा के सदस्यों के बारे में। विधानसभा में ज़्यादा से ज़्यादा 500 और कम से कम 60 सदस्य हो सकते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 170 के अनुसार और अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा 500 और कम से कम 60 सदस्य हो सकती है। क्योंकि यहाँ विधानसभा के सदस्यों की संख्या तय करते समय पिछली जनगणना में प्रकाशित किए गए आंकड़े लिए जाते हैं। तो अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि क्या सभी राज्यों में विधानसभा की संरचना और सीटों की संख्या एक समान है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि राज्य के विधानमंडल में कितनी सीटें होगी, इसके लिए जनसंख्या को आधार माना गया है। मत जनसंख्या के आधार पर यह तय किया जाता है कि किसी राज्य के विधानमंडल में कितने सदस्य होंगे। क्योंकि अगर किसी राज्य की जनसंख्या कम है तो विधानमंडल के सदस्यों की संख्या भी कम होगी, और अगर किसी राज्य की जनसंख्या ज़्यादा है तो विधानमंडल के सदस्यों की संख्या भी ज़्यादा होगी। लेकिन इस न्यूनतम वाले में कुछ अपवाद है, क्योंकि कुछ ऐसे राज्य हैं जिनका आकार छोटा है और जनसंख्या कम होने के कारण वहाँ की विधानसभा की सीटों की संख्या 60 से कम है, जैसे गोवा, मिज़ोरम और सिक्किम। और अब अगर बात करें सबसे ज़्यादा की, तो यूपी वो राज्य हैं जहाँ सबसे ज़्यादा सीटें 403 हैं। तो अब बात यहाँ पर ये आती है कि क्या 2011 की जनगणना से सदस्यों की संख्या तय की जाती है? तो बिल्कुल नहीं। ये जो जनगणना है वो 1971 को फॉलो की जा रही है और हर संविधान संशोधन द्वारा इसे बढ़ाते हुए 84वें संविधान संशोधन द्वारा इसे और बढ़ा दिया गया कि 2026 तक सीटों की संख्या सेम ही रहेगी। इसे किसी भी तरह से बदला नहीं जा सकेगा। लेकिन कुछ केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां विधानसभा बनाई गई है। केंद्र शासित प्रदेश, जिसे संघ शासीय प्रदेश भी कहा जाता है। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर विधानसभा का गठन किया गया है। दिल्ली, जहां 70 सीटें हैं, और पुदुचेरी, जहां 30 सीटें हैं। तो देखो, यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि पहले 1976 के 42वें संविधान द्वारा इस आधार वर्ष को साल 2000 तक के लिए स्थिर कर दिया गया था। लेकिन फिर इसे 2001 में 84वें संविधान संशोधन द्वारा और आगे बढ़ा दिया गया 25 वर्षों के लिए। यानी 2026 तक 1971 वाली जनसंख्या गणना ही उपयोग में लाई जाएगी।
अब हम बात करते हैं कि विधानसभा का चुनाव कैसे होता है। तो विधानसभा का चुनाव भी पूरी तरह से लोकसभा के समान ही होता है, यानी विधानसभा का गठन विधायकों से होता है, जिन्हें हम एमएलए कहते हैं। तो यहाँ प्रतिनिधियों का चुनाव भी प्रत्यक्ष मतदान से सार्वभौम वयस्क मताधिकार के द्वारा किया जाता है। मतलब ये कि 18 वर्ष से ऊपर के सभी व्यक्तियों को एक मत देने का अधिकार है, यानी जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से उनके मेंबर चुने जाते हैं। मतलब ये कि अगर एक राज्य की विधानसभा है तो उसमें उसी राज्य से चुने हुए प्रतिनिधि चुनकर आएंगे। जैसे अगर उत्तर प्रदेश की विधानसभा है तो उसमें उत्तर प्रदेश से चुने हुए व्यक्ति ही विधानसभा के सदस्य बनेंगे, या फिर महाराष्ट्र की विधानसभा है तो महाराष्ट्र से ही चुने हुए व्यक्ति आएंगे। विधानसभा में जिस पार्टी का या व्यक्ति का बहुमत होता है वही विधानसभा का अध्यक्ष बनता है, यानी विधानसभा का जो नेता होता है वो विधानसभा के बहुमत से बनता है और वही विधानसभा के लिए नियम व कानून बनाता है। इसके साथ साथ लोकसभा की तरह विधानसभा में भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है, लेकिन इस आरक्षण की व्यवस्था के अंदर कुछ विशेष प्रावधान रखे गए हैं। जैसे यहाँ 2 तरह के स्तर पर आरक्षण रखे गए हैं। तो पहला है आर्टिकल 332। आर्टिकल 332 में राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण रखा गया है। मतलब ये कि जिन राज्यों में एससी और एसटी जाति की जो जनसंख्या है उसी के आधार पर आरक्षण रखा गया है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये निकलता है कि जिन राज्यों में एससी और एसटी की जनसंख्या ज़्यादा होगी वहाँ पर आरक्षण ज़्यादा होगा और जहाँ कम होगी वहाँ पर आरक्षण कम होगा। तो यहाँ पर आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अनुच्छेद 332 में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अब बात करते हैं दूसरे प्रावधान की, आर्टिकल 333 की। तो आर्टिकल 333 के अंदर आंग्ल भारतीय या एंग्लो इंडियन मनोनीत किया जाता है। मतलब ये कि आर्टिकल 333 में राज्यपाल को ये अधिकार दिया जाता है कि अगर वो चाहे तो अपनी मर्जी से उस राज्य की विधानसभा में किसी आंग्ल भारतीय का नाम सजेस्ट कर सकता है। तो अब यहाँ पर ये सवाल आता है कि आंग्ल भारतीय या एंग्लो इंडियन लोग कौन होते हैं। तो यहाँ पर आंग्ल भारतीय या एंग्लो इंडियन एक खास शब्द है जो जाति और भाषा के संबंध में यूज़ होता है। जाति से मतलब ये उन अंग्रेज़ों की ओर इशारा करता है कि जो भारत में बस गए हैं, जो व्यवसाय या पदाधिकार की वजह से यहाँ पर रहते हैं। तो यहाँ आपके समझ में आ गया होगा कि विधानसभा में कहाँ से सदस्यों को भेजा जाता है। तो पहला आरक्षण के तहत एससी और एसटी जाति के सदस्यों को भेजा जाता है जो आर्टिकल 332 के अनुसार है, और एंग्लो इंडियन को भेजा जाता है जो आर्टिकल 333 के तहत है। अब बात करते हैं विधानसभा के कार्यकाल की। तो विधानसभा का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है, लेकिन इसे 5 वर्ष से पहले भी भंग किया जा सकता है, क्योंकि कुछ परिस्थितियां ऐसी भी होती है जिसमें इसके कार्यकाल को घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है। मतलब ये कि विधानसभा का एक सत्र वैसे तो 5 साल का होता है, लेकिन मुख्यमंत्री के कहने पर राज्यपाल इसे पहले भी भंग कर सकता है। तो इसके लिए कुछ विशेष परिस्थितियां होती है, और ये विशेष परिस्थितियां 2 तरह की होती है। पहली परिस्थिति है अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन। मतलब ये कि अगर राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो राज्य की जो शासन व्यवस्था है वो ख़त्म कर दी जाती है, यानी वहाँ की जो विधानसभा है वो भंग हो जाती है और वो काम नहीं आती। क्योंकि जब राष्ट्रपति शासन लग जाता है तब क्या होता है कि जो राज्यपाल होते हैं वो राज्य के हेड के तौर पर कार्य करने लगते हैं। और दूसरी परिस्थिति है कि अगर राज्य में अचानक बीच में सरकार की बहुमत ख़त्म हो जाती है। ये जो परिस्थिति है वो किसी भी कारण हो सकती है, जैसे गठबंधन टूटने से या फिर पार्टी के बिखर जाने से। तो ऐसी स्थिति में भी इसे 5 वर्ष से पहले भंग किया जा सकता है। तो ये 2 तरह की परिस्थितियां थी जिनमें विधानसभा का कार्यकाल समय से पहले भंग किया जा सकता है। सेम ऐसे ही अगर किसी वजह से विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाना पड़े तो वो सिर्फ 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो अब विधानसभा के सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए वो देखते हैं। तो यहाँ पर विधानसभा का सदस्य बनने के लिए सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना जरूरी है, और उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, और वो मानसिक रूप से बिल्कुल ठीक होना चाहिए, और इसके साथ ही उस पर किसी भी तरह का कोई भी आपराधिक मुकदमा नहीं होना चाहिए, यानी कि पागल या दिवालिया घोषित ना हुआ हो। अब बात करते हैं विधानसभा के कार्य और शक्तियों के बारे में। तो विधानसभा को राज्य सूची और संवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार है। धन विधेयक को सबसे पहले विधानसभा में ही पेश किया जाता है, और जब धन विधेयक विधानसभा में पारित हो जाता है मतलब मंजूर हो जाता है,
तब इसे विधान परिषद के पास भेज दिया जाता है और फिर विधान परिषद को 14 दिनों के अंदर धन विधेयक को विधानसभा के पास वापस भेजना होता है। तो यहाँ पर ये जो धन विधेयक है ये है क्या? तो यहाँ पर सरकार की जो धन लाने की प्रक्रिया होती है वो होता है धन विधेयक। जैसे सरकार कोई लोन ले रही है तो उससे जो धन आएगा वो है धन विधेयक, या फिर कोई टैक्स की वैल्यू सरकार घटा या बढ़ा रही है तो उससे जो धन आएगा वो है धन विधेयक। तो ये जो धन विधेयक है ये सबसे पहले विधानसभा के पास आता है। अगर विधानसभा इसे मंजूर कर देती है तो फिर ये विधान परिषद के पास जाता है और फिर 14 दिनों के अंदर विधान परिषद को ये धन विधेयक वापस विधान परिषद के पास भेजना होता है। मतलब ये कि विधान परिषद 14 दिनों तक इस बिल को अपने पास रख सकता है, क्योंकि अगर 14 दिनों के बाद 15वां दिन हो जाता है तो ये मान लिया जाता है कि विधान परिषद के द्वारा ये बिल पास कर दिया गया है। तो यहाँ पर ये याद रखने वाली बात है कि धन विधेयक को 14 दिनों के अंदर वापस विधान परिषद को भेजना होता है। हर साल वार्षिक बजट भी विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है और विधानसभा की अनुमति के बिना राज्य में किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं लग सकता। विधानसभा का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो ये थी विधानसभा का कार्य और शक्तियाँ। अब हम बात करते हैं कि विधानसभा को चलाने के लिए जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं वो कैसे आते हैं। तो विधानसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है और इन्हें भी जो विधानसभा के सदस्य होते हैं उन्हीं में से मत द्वारा चुना जाता है, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष। तो यहाँ अध्यक्ष की तरह ही विधानसभा के सदस्य उपाध्यक्ष का चुनाव भी अपने बीच में से ही करते हैं। मतलब ये कि जो विधानसभा के सदस्य होते हैं उन्हीं में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुना जाता है। अध्यक्ष का चुनाव होने के बाद ही उपाध्यक्ष चुना जाता है। अध्यक्ष की तरह ही उपाध्यक्ष भी विधानसभा के कार्यकाल तक पद पर बना रहता है। मतलब ये कि उपाध्यक्ष का कार्यकाल भी 5 वर्ष का ही होता है। लेकिन अगर उपाध्यक्ष चाहे तो समय से पहले भी 3 मामलों में अपने पद को छोड़ सकता है। तो पहला है अगर उसकी विधानसभा की सदस्य समाप्त हो गई हो तो, या फिर वो अध्यक्ष को लिखित इस्तीफा दे तो, और या फिर विधानसभा के सदस्य बहुमत के आधार पर उसे हटाने का संकल्प पास कर दे। लेकिन ये जो संकल्प होता है ये उपाध्यक्ष को हटाने से 14 दिनों पहले सूचना द्वारा उन्हें भेजा जाता है। उसके बाद ही उन्हें पद से हटाया जा सकता है। यानी कि ये कि अगर उपाध्यक्ष को हटाना है तो 14 दिनों पहले उन्हें इन्फॉर्म करना होगा। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में ही उपाध्यक्ष उनके सभी कार्यों को करता है। जब अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो उस समय उसे अध्यक्ष के समान ही सारे अधिकार प्राप्त होते हैं। तो ये थे विधानसभा और उसके सदस्यों का कार्यकाल, योग्यता, शक्तियाँ और कार्य।